हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे बाल विकास सीडीपी का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। तो आप जो भी अपना अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं इनमें से, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इससे पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ्स ईवीएस का भी एक एक प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत हमें बताना है कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कौन सी नहीं है इनमें से। विकास लंबवत ना होकर, मतलब वर्टिकल ना होकर सर्कुलर होता है, ये बताना है। नेक्स्ट है विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब लगातार होता है। विकास निरंतर होता है, ये भी यही हो जाएगा। क्रमबद्ध हो जाएगा मतलब सीक्वेंस में होता है कि एक के बाद एक चीज़, और निरंतर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए भी ठीक है। लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, क्रमबद्ध होता है और निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी जो है सबसे टिपिकल स्टेज है, ये बताना है। शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो इसमें से जो सबसे टिपिकल एज मानी जाती है वो अडल्टहुड मानी जाती है, किशोरावस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला, ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट भी होता है, स्वास्थ्य हेल्थ भी होती है, और आहार फूड भी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी फर्स्ट क्लास किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, जो प्री प्राइमरी क्लास होती है उसको, या प्ले स्कूल होता है उसको, घर को, या सभी को? तो जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है वो किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो जो भी टीचर होता है उसको होमवर्क की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित मतलब रेगुलर, या जब छात्र कहें। तो ये तो नॉर्मली पता चल रहा है कि जो टीचर है उसे होमवर्क की जांच रेगुलर करनी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? डांट डपट करके, या दोषारोपण मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाकर, या अनुबंधन के द्वारा, या फिर ये सभी? तो इसमें ये बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन के द्वारा, मतलब उन्हें समझाकर कि आदतों को, कि कौन सी बुरी आदत है, और उसमें सुधार कराकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समाज मिति तकनीक मीन्स सोशियोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ होता है। तो सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक होती है उसका यूज़ किस में होता है? आर्थिक स्तर की जांच में, या फिर समाज के सर्वेक्षण, सोसाइटी का सर्वे करने में, या तो फर्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन देखने में, सेकंड है सोसाइटी का सर्वे करने में, समाजीकरण की जांच में, या फिर उपयुक्त सभी? तो जो समाज मिति है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है उसका जो यूज़ किया जाता है वो समाजीकरण की जांच में किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है? तो क्रिएटिविटी की कौन कौन सी विशेषताएं पहले हमें ये देखनी होगी। मौलिकता भी होती है, और उत्पादकता भी होती है, और नवीन ज्ञान मतलब उससे नई नई चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अपरिवर्तनशीलता मतलब चेंजेस ना होना, ये गलत है, जबकि क्रिएटिविटी करने से चेंजेस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया मतलब रेस्पॉन्स प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, आइडियल वेटिंग टाइम किसके सही अनुपात में होना चाहिए? पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, या वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता मीन्स इसका रिलेवेंस। नेक्स्ट पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो जो जैसे ये होता है, हमने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा तो हमें जो वेट करना है उसके लिए, उसके आंसर के लिए, तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वो होना चाहिए कि क्वेश्चन कितना हार्ड है। अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उसे ज़्यादा टाइम देना है, और इजी क्वेश्चन है तो कम टाइम देना है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर।
नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण जितनी भी गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। अब ये सब आप सोच रहे हैं, अगर आप किसी भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एजुकेशन बोर्ड के अगर चेयरमैन हैं तो अपने विद्यालय की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ये अगर आप सोच रहे हैं तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। निम्न स्तरीय अभिसारी मतलब लोअर ऑर्डर का कन्वर्जेंट, या निम्न स्तरीय अपसारी लोअर ऑर्डर का डाइवर्जेंट, या उच्च स्तरीय अभिसारी हाई ऑर्डर कन्वर्जेंट, या उच्च स्तरीय अपसारी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा उच्च स्तरीय अपसारी। मतलब हाई ऑर्डर तो होगा ही, इसमें लो ऑर्डर वाले तो हमारे कैंसिल ही हो जाएंगे। अब देखना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपनी सोच का विस्तार करना, बहुत खुलकर सोचना, तो आंसर होगा इसलिए ऑप्शन डी। और कन्वर्जेंट होता है उसका अपोजिट, तो हो जाएगा हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किसके अलावा ये बताना है कि समर्थित किया जाता है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो इससे हमें क्वेश्चन से ये भी पता चल जाएगा कि जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत था वो किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, एल एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो प्राथमिक मानसिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, थ्रस्टन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, या सूचना प्रकरणम सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसमें होगा कि ये कौन सा इसमें समर्थित नहीं है, किसके अलावा बताना है, तो ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी, तो टीचर और स्टूडेंट किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण। फिर हमें बताना है आगे क्या होगा। तो इसमें आएगा क्लासरूम में शिक्षक टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, और यह सीखने के वातावरण को क्या बनाता है, क्षुब्ध। रूपांतरित हो जाएगा मतलब एडॉप्ट किस टाइप से अपनाते हैं, और क्षुब्ध मतलब पर्टर्ब्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब जब भी साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उसमें जो बॉयज़ होते हैं वो जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उसका अपने हाथ में ले लेते हैं कि मतलब वही उसको ढंग से यूज़ करेंगे। और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड मतलब यूज़ कर करके तो एक्सपेरिमेंट तो लड़के करेंगे, और जो उससे आउटकम निकलेगा, जो रिकॉर्ड होगा लिखने का अथवा बर्तन को धोने के जो काम होगा वो कौन करती हैं, लड़कियां। तो यह प्रवृत्ति किस चीज़ को दर्शाती है यह बताना है। तो ये जब भी यहाँ कहीं भी सीडीपी वाले क्वेश्चंस में लड़के और लड़कियों के कामों में पार्शियलिटी दिखाई जाएगी तो हमेशा क्या आंसर हमें करना है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि मीन्स ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी डैश का एक सशक्त साधन है। तो जो सीबीएसई ने ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी है वो किसका अच्छा साधन है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रसार करना, या सामाजिक भागीदारिता सोशल पार्टिसिपेशन को सुगम बनाना, या शिक्षकों के भार को हल्का करना। तो इसमें जो है ये कौन सा सही होगा हमारा, ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जाएगा, ताकि सोशल पार्टिसिपेशन को हम अच्छे से बना सकें, क्योंकि जब लोग आपस में मिलकर वर्क करेंगे तो उनमें सोशली ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मतलब रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट है वो किसका उदाहरण है। तो इसमें से हमें बताना है कि वो किसका उदाहरण होगा, ए समूह बुद्धि लब्धांक मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, आईक्यू का, या व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का, मौखिक बुद्धि लब्धांक मतलब वर्बल बोलने वाला मौखिक जो होता है ओरल या वर्बल आईक्यू का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक कल्चर फ्री आईक्यू का। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो जो हमें याद करने होंगे कि किस किस के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होता है ये होता है कल्चर फ्री आईक्यू का, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना लेसन प्लान जो बनाते हैं उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। तो उसमें शिक्षार्थियों का ज्ञान भी होता है कि स्टूडेंट्स को उनकी प्री नॉलेज क्या कहती है, उद्देश्य जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, शिक्षण का ज्ञान की वो उसका पूरे नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन योजना की दृढ़ता ये इसमें कोई भी टॉपिक नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? अब इसको बुरे और अच्छे दोनों के टाइप से लिया जा सकता है कि उसे अपने भोजन के लिए तो बच्चे को बेच दिया तो ये बुरा भी है, और ये कि उसने अपने भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच दिया तो इसे अच्छा भी। तो ये बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको अच्छा लिया जा सकता है। फर्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल, साइको सोशल थ्योरी, या फिर पुनर्वलित आकस्मिकताओं, रीइंफोर्स्ड की थ्योरी, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं, हायरार्किकल नीड्स। तो इसमें जो सही होगा हमारा, तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, कि उसने अपनी आवश्यकताओं को मतलब जैसे खाना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसने अपने खाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक, आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा, सेल्फ एस्टीम को क्या करता है? क्योंकि आईक्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस आईक्यू के लेवल का है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन मींस एकेडमिक परफॉर्मेंस को क्या करता है। तो जो उनकी स्व गरिमा सेल्फ एस्टीम होती है वो तो घटती है, क्योंकि जब एक आईक्यू एक बच्चे का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा, जब उनको उनमें डिफरेंस किया जाता है तो दूसरे वाले को अलग ही फील होगा। तो इसमें जो सेल्फ एस्टीम होगी उसको तो ये घटाता है, और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसको प्रभावित नहीं करता। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो लैब स्कूल है ये किसने दी थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? लैब स्कूल जॉन डीवी। अब ये जो उदाहरण है ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से टाइप के स्कूल के हैं ये बताने। तो हमें पता है कि जो जॉन डीवी थे वो प्रगतिवादी के समर्थक थे। तो ये जो लैब स्कूल था ये कौन सा था? प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जो स्टेप्स दिए थे उसमें से बताना है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, वैयिकता और विनिमय, ये भी ठीक है। अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी नहीं है। और सामाजिक अनुबंध, ना ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो होगा, क्योंकि हमें लॉरेंस कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या तो हम बच्चे से ये कहेंगे आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसको करेक्ट करके बताना होगा ताकि वो अपनी गलती समझ जाए। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट है, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषता है। किसके अलावा जो है रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या क्या हैं ये बतानी है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, तो ये भी ठीक है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, तो जो घटना रिकॉर्ड होती है उसमें सही इवेंट्स लिखे होते हैं। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो यहाँ पर ये गलत है कि वो फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति मीन सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? तो कॉन्सेप्ट का अच्छे से
प्रेजेंटेशन करना, ये विकास के कौन से सिद्धांत से संबंधित होगी? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है सिस्टमेटिक, और क्रमिक का मीनिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक ही तो आंसर होगा ऑप्शन डी कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, कि सीक्वेंस वाइज होगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका समर्थक इनमें से किसने किया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन डीवी। तो इनमें से किया था जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी। एकल अभिभावक, जो सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चे को कम होमवर्क देना चाहिए। तो जब भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चे के साथ ऐसा क्या करना चाहिए, या तो चाहे वो विकलांग हो या कुछ भी, तो हमेशा यही आएगा कि उसकी जो कमी है उसको अनदेखा करना है और उस बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट की आलोचना है? तो उसकी आलोचना बतानी है जो मल्टी इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट की है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट है बहुबुद्धि मीन्स मल्टी इंटेलिजेंस शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में उपलब्ध कराती है, ये ठीक है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है, ये भी ठीक है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, ये भी ठीक है। तो इसमें जो होगा वो ये होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से युग्म की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये बताना है कि ये किसने कहा कि ठीक है या नहीं है। तो सबसे कम मतलब जो गलत होगा हमें वो चूज करना होगा। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने भाषा विज्ञान के बारे में ही बोला था। भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, बायोगॉस्की, ये भी ठीक है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का, ये भी ठीक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये गलत है हमारा ऑप्शन डी जो कि बीएफ स्किनर का इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्टीरियोटाइप, जेंडर भूमिका, रूढ़िबद्धता। जो सोशल एक्टिविटीज के वजह से होंगी उसको बोलेंगे स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो किसके अतिरिक्त ये बताना है। फर्स्ट दे रखा है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये भी ठीक है। अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी ठीक है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी ठीक है। लास्ट है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षा लेना। तो इसमें जितने भी सीडीपी वाले में क्वेश्चंस होंगे, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी बच्चे को उसकी गलती नहीं बतानी है, और परीक्षा लेने वाले जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वो ऑप्शन हमेशा गलत ही होता है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, जो मीड है वो बावर्ची खाना पकाते समय अगर खाने को चखता है तो वो किस चीज़ के समान है? सीखने का वो आकलन कर रहा है या सीखने के लिए आकलन करना है? सीखने के रूप में या आकलन और सीखना? तो वो क्या कर रहा है? वो पहले टेस्ट करके देख रहा है कि ठीक है या नहीं, फिर वो कम कर देगा, ये मतलब ज़्यादा कर देगा। अगर कोई चीज़ कम है तो इसमें क्या सही हो जाएगा? वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतरपरक अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण, मतलब बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें एक ग्रुप में पढ़ाना, या कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग अलग करना, अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि करना,
या ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है एक साथ ग्रुप में पढ़ाना, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है छायांकित छात्र। जो शेडेड एरिया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किस में आते हैं। यहाँ दिया गया उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता, जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन होंगी थोड़ी थोड़ी। तो वो कौन सा होगा? उसमें होगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये ग्राफ होता है तो जिसमें ये ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे होता है सिग्मा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर इधर की साइड पॉजिटिव सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो ये जो होता है ये हमारा होगा 3 सिग्मा के बाद, क्योंकि तीनों में उसमें पूरी चीज़ कोई सी भी नहीं है। उच्च प्रेरणा भी थोड़ी सी है, उच्च सृजनात्मकता भी थोड़ी सी है और उच्च बौद्धिकता भी थोड़ी सी। अगर पूरा पूरा होता तो हमारा यहाँ पर ग्राफ बनता। अब ये कम है तो इसलिए यहाँ पर ये लास्ट में बनेगा 3 सिग्मा के बाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो इसमें आएगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तो वे जल्दी उसे सीख लेते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुकरण है उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी स्टिमुलेशन, सेकेंडरी, या सोशल लर्निंग, या जर्नलाइजेशन। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा सोशल लर्निंग, क्योंकि वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण कर रहे हैं तो हो जाएगा सामाजिक अधिगम। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, या गलती करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है और उनकी बैठने की जगह थोड़ी बहुत ये सब चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो खिड़की की साइड बैठा हो तो वो केवल बाहर ही दिखता रहे, तो वो समझने की कोशिश ही ना कर रहा हो। ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो किसके अलावा ऐसी तकनीक है? प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कर देना चाहिए, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, या विशिष्टताओं पर बल देना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? परिणामों के बारे में। अगर हम अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो हमें उसी से ही टेंशन होती है, तो परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचने के अतिरिक्त ये सारी चीज़ें चिंताओं को दूर करेंगी। अगर हमें पैटर्न पता होगा तो हम थोड़ा सॉल्व इजीली कर सकते हैं, सपोर्ट मिलेगा तो भी अच्छा है और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो भी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी रूल था वो किस चीज़ का है ये बताना है, तो ये है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। नेक्स्ट है ए बैस है, 3 शिक्षार्थी हैं, ए बैस है 3 स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को तो यह विषय अच्छा लगता है और वह ये सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और से अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण करने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो ए बैस ए के जो उद्देश्य हैं वो लगातार क्या होंगे, तो इसमें से बताने। तो ए का क्या होगा? ए है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, मीन्स वो उसमें निपुण है। बे का वो केवल फर्स्ट आना चाहती है इस वजह से, तो ये हो जाएगा निष्पादन। और वो है कि वो प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण करने वाले केवल ग्रेड्स प्राप्त करना चाहती है, तो निष्पादन उपेक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए क्योंकि संभवतः उन्हें क्या था ये बताना है, क्योंकि उन्हें नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी, या आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, या उन्हें अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त। तो उन्हें क्या था? उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्हें अचीव्ड हो गया था इस वजह से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास मास्टरी ओरिएंटेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा मास्टरी ओरिएंटेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से,
उनकी सफलता की तुलना करने से, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या अनपेक्षित टेस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड टेस्ट लेकर। तो ये होगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो वातावरण से रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक विकास, जो बुद्धि का विकास है, वो परिपक्वता हमारे बढ़ने से होता है। सामाजिक विकास वातावरण की वजह से होता है। या संवेगात्मक विकास मतलब भावनात्मक विकास परिपक्वता से। तो इसमें बिल्कुल सही होगा, जो सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से होता है। नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्ष में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो हमें रॉन्ग वाला चूज करना है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ये भी ठीक है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये भी ठीक है। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये भी ठीक है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, पर ये है इसमें कंपटीशन लेवल पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रॉन्ग। नेक्स्ट है, समाजीकरण में सम्मिलित है। समाजीकरण में क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण, कल्चरल ट्रांसमिशन और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो समाजीकरण में एक तो सांस्कृतिक संचरण आ गया और दूसरा आएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। कर्नूल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कोहल वर्ग की अवस्था के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो ये कौन सा होगा? पश्च परंपरागत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है, वह कौन सा है? जिसमें एक तो उसकी मानसिक क्रियाओं और विविध रूप दोनों ही चीज को शामिल होगी, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? मतलब सबसे बेकार जो है वो कौन सा है, ये बताना है। एक तो वैधता वैलिडिटी अच्छी होती है, ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड। जो सबसे वांछित है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? तो जो थ्रस्टन और लिकर्ट हैं वो किससे रिलेटेड हैं? अभिवृत्ति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण होता है सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी का। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? क्रिएटिविटी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये बताना है। मौलिकता भी होता है, प्रभावी होता है, उपयोगिता, मितव्ययता मतलब ज्यादा खर्च करना, ये ऑप्शन सी क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं होगा। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? आईक्यू से रिलेटेड क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो ये क्या होगा? जो कालानुक्रमिक आयु होती है उससे व्युत्क्रमी संबंधित होता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु जो मेंटल एज होती है अपॉन शारीरिक आयु। तो ये जो कालानुक्रमिक उससे ये व्युत्क्रमी संबंधित होता है, ऑप्शन सी इंटू 100। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।